बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर समाप्त करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को कैसे कैसे संपन्न होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अभिलक्षण क्या होते हैं, उनको डिस्कस किया था। अब आज उसी के आगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उसमें पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन, राइट केमिकल इक्वेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि लास्ट टाइम पर बताया था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर मिलता है। ठीक है ना, लेकिन इसको अगर जो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उन सभी को अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, और जो चीज बनती है उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है ना, इसको ये लिखने का तरीका। तो जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसको लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट होता है और कई कई रिएक्शन में बहुत सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं और कई प्रोडक्ट बनते हैं। तो साइंटिस्टों ने एक लैंग्वेज बनाई शॉर्ट में रिएक्शन लिखने को। तो शॉर्ट में हम जो इसी चीज़ को लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो शॉर्ट में जैसे कि मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Mg से, तो ये रिएक्टेंट है, प्लस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, O2 से, और प्रोडक्ट क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो इसमें भाग ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है ना, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है ना, तो एरो से जो चीज आगे लिखी होती है वो प्रोडक्ट होती है या उत्पाद होती है, और जो चीज पहले लिखी होती है वो रिएक्टेंट होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये केमिकल इक्वेशन होती है। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम पे पढ़ा था, इसमें जेड एंड जिंक की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से कराते हैं। ठीक है ना, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, और साथ में बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, तो इसमें इस तरह से ये शॉर्ट में ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पर ये जिंक और H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट है ना, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है।
और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक, और जो चीज बनती है उसको प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट हों, रिएक्टेंट में जितने मालिक्यूल हों, उतने ही कितने होने, किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में, तभी वो बैलेंस। मतलब जितने मालिक्यूल किसी चीज़ के हैं उतने ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बन सकते, कम नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम एक, यहाँ पर मैग्नीशियम एक, यहाँ पर ऑक्सीजन एक, यहाँ पर ऑक्सीजन दो, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। तो यहाँ पर जब भी बैलेंस करेंगे तो कोई नंबर नीचे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये बैलेंसिंग नंबर होता है। यहाँ पर कोई चीज़ लिख देंगे तो वो तो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। और फार्मूले बनाने में हम वैलेंसी के बेस पर, वैलेंसी के बेस पर फार्मूला बनाया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी दो दो है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर फार्मूला MgO बना। अब यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दो हो गया, मैग्नीशियम भी दो हो गए, अब ऑक्सीजन तो दो है, मैग्नीशियम के आगे यहाँ पर दो लिख देंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम दो, मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इसमें रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट है, बराबर संख्या में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें देखें कि ये जिंक, जिंक का एक एटम है, इधर भी जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है, तो ये इक्वेशन बैलेंस होता है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में ये भी ध्यान रखेंगे, यदि कोई गैस है, किसी भी रिएक्शन में कोई गैस बन रही है, तो उसके आगे हम ये एरो लगा देते हैं। इस एरो का मतलब होता है कि ये गैस है ना, कोई ऊपर की ओर। और यदि किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है ना, किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, नीचे बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो इसमें ये वाइट कलर का पाउडर होता है, तो इसमें ये एरो नीचे की तरफ बना देते हैं, ठीक है ना। कोई सॉलिड चीज बन रही है जो नीचे प्रेसिपिटेट कर रही है, बैठ रही है, लिक्विड में हो, यस, ठीक है ना। तो ये लिक्विड में भी हो सकता है, ऐसे ये तो सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज गैस बन रही है तो एरो ऊपर की ओर, सॉलिड प्रोडक्ट कोई बन रहा है तो एरो नीचे की ओर लगाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाते हैं। और इसमें यदि कोई कैटलिस्ट, कोई प्रेरक लेते हैं तो उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। और कोई भी रिएक्शन एक निश्चित टेम्परेचर पर, प्रेशर पर होती है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो उसको भी यहाँ बीच में एरो के ऊपर लिखते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर। और या टेम्परेचर ना लिख करके ये ऐसे ये डेल्टा बना देते हैं। तो इस डेल्टा का मतलब ये है कि ये गर्म करने पर ये रिएक्शन हो रही है, तो ये डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसमें देखेंगे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं उनको हमेशा पहले लिखते हैं, जो चीज बनती है उसको हमेशा बाद में लिखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट गैस के रूप में बन रहा है तो एरो ऊपर लगा देते हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में बन रहा है तो एरो नीचे की ओर लगा देते हैं। और रिएक्शन का रेट बढ़ाने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं वो यूज कर रहे हैं तो एरो के ऊपर लिख देते हैं। और कोई भी रिएक्शन एक डेफिनेट टेम्परेचर या प्रेशर में होती है तो उसको भी हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है कि सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है केमिकल रिएक्शन से, कि इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और यदि कोई सॉलिड है तो अगर बताने के लिए, तो जैसे जिंक है सॉलिड होता है तो यहाँ S लिख करके ये ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, S सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है तो यहाँ पर L लिख करके ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, तो ये लिक्विड है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो S लिख देते हैं और ये बंद कर देते हैं, सॉलिड है।
ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पर G लिख करके ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है ये गैस है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है तो S लिख करके ये एरो से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सॉलिड है। तो जो भी रिएक्शन होती है उसमें वो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको दिखा देते हैं। और इसके पश्चात गैस के रूप में बनना है, सॉलिड के रूप में बनना है, तो ये एरो ऊपर नीचे करके दिखाते हैं, गैस और ये सॉलिड। तो इस प्रकार से ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हमको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, क्या राइट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में क्या इम्पोर्टेंस होती है कि इससे बिल्कुल पता चल जाता है कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बन रहे हैं, और जो रिएक्शन लगभग बैलेंस हो जाती है वही सही। जो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई मिस्टेक है, कोई गलती है। तो ये केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और इसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पर इसी में केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।